हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले 4 स्टेप किए थे। नंबर 1 कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होती है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। नंबर 2 कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेज एटसेट्रा पड़े हुए हैं तो हम उनको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। थर्ड नंबर पर हमने किया था कि जिस समय कोई पार्टनर एडमिट होता है तो गिवन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू और रीअसेस करने की जरूरत होती है सो एज कि उनका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करके हम उनको ओल्ड पार्टनर्स को बांट सके। फोर्थ नंबर पर हमने इन गुडविल का कैलकुलेशन किया और फिर गुडविल को ट्रीटमेंट करना सीखा। जब ये चारों चीजें एक ही क्वेश्चन में आती हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। और मैं अपने पहले लेक्चर्स में आपको ये बता चुका हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं और विद कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट कर लें। तो आज के लेक्चर में हम कुछ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनको डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आज ही के लेक्चर में करेंगे जिसमें हम अभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे सो एज कि आप थोड़ा टाइम गेन कर लें और जितना समय आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट अपनी टेक्स्ट बुक से आप उनको करिए और उसके बाद जब आप इसमें परफेक्शन ले लेंगे तब हम अपने अगले लेक्चर में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना सिखाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करते हैं। इनको टेक्निकल मैं इसलिए कह रहा हूं, पहली बात तो एक बात क्लियर कर दें कि अकाउंट्स में कुछ भी टेक्निकल नहीं होता है। टेक्निकल इसलिए हो जाता है कि एक एक वर्ड के बदलने से क्वेश्चन बदल जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में 5000 का दिया हुआ है और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। लेकिन इसके नीचे मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग तरीके की एडजस्टमेंट लिखी हैं। कभी टाइप 1 आता है, कभी टाइप 2 आता है, कभी टाइप 3 आता है और बच्चे अगर इनका फर्क नहीं समझ सकते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। टाइप 1 में मैंने लिखा है कि अगर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे। टाइप 2 में मैंने लिखा है कि एडजस्टमेंट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से कम या ज्यादा अमाउंट अगर दे दिया जाता है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। या यही वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अगर बैलेंस शीट में है ही नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट में है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो लेट अस सी टाइप 1 क्वेश्चन कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बैलेंस शीट में 5000 का दिया हुआ है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। एक सेम कॉमन बेस क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर करते हैं और सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। आप जानते हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। 5000 रुपीज ए और बी में ओल्ड रेशियो में दैट इज 3:2 में बांट दिया जाएगा। और अगर हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो ये कैपिटल अकाउंट्स जो हम बनाते हैं उसके ए, बी और सी की क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड से शो कर दिया जाएगा। इतना आप पहले भी सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के साथ कोई एडजस्टमेंट आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे।
तो लेट अस सी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बैलेंस शीट में 5,000 का दिया हुआ है और नीचे कहा गया है कि लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन इज डिटरमाइंड एट 3,000, यानी कि 5,000 रुपए में से 3,000 रुपए वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देना तय हो गया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट हो जाएगा पूरे 5,000 से, लेकिन पार्टनर्स को 5,000 नहीं मिलेगा। पहले ये लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3,000 रखी जाएगी और बाकी 2,000 रुपये ए और बी को उनकी ओल्ड रेशो में दे दिए जाएंगे, दैट इज 3:2। तो 2,000 का 3:2 में 1,200 एंड 800 रुपीज हम इनके कैपिटल अकाउंट को दे देंगे। इट सिंपली मीन कि कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में अब बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड सिर्फ 1,200 और 800 नजर आएगा क्रेडिट साइड, और जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे ए एंड बी एंड सी की, उसमें लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 3,000 रुपये दिखाया जाएगा। ये बैलेंस शीट है, इसको ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको इस तरीके से दिमाग में बिठा लेते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड सिर्फ 2,000 बांटना है। तो नई बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के नाम से नहीं लिखना है आपने, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड खत्म हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और अब लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन के नाम से आपने नई बैलेंस शीट में लिखना है। इज इट क्लियर? अब अगर यही चीज आती है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में जो कहा गया है वो कम नहीं करने को कहा गया है, ज्यादा करने के लिए कहा गया है कि 5,000 रुपये बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, और ये कहा गया है कि वर्कर को लाइबिलिटी 7,000 देने के लिए तय हो गया है। 7,000 रुपीज आपने देने हैं। अब जरा अपनी कॉमन सेंस से सोचिए कि ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। 2,000 रुपये की हमारे पास शॉर्टेज है, तो ये 2,000 रुपये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में कुछ बच जाता है तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देते हैं डायरेक्टली, और अगर हमें कुछ शॉर्ट पड़ता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हैं। ये वाली बात, आल्दो इसका भी नेट इफेक्ट वही आना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लेकिन जब भी कोई भी शॉर्टेज आएगी हम इसको इस तरीके से अकाउंट वो करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट हो जाएगा 5,000 से। आपने एक बात नोटिस की कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ऑलवेज रिकॉन्स्टिट्यूशन पे डेबिट हो रहा है, चाहे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, चाहे एडजस्टमेंट थी कि इससे कम की लाइबिलिटी डिसाइड हुई है, या अभी हम कर रहे हैं कि लाइबिलिटी इससे ज्यादा की डिसाइड हो गई है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट होकर खत्म हो रहा है। साथ ही डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 से, और टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन compensation is 7,000। यानी कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन आएगा कितने से? 2,000 से, और नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन 7,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इज इट ओके? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 कि जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। नंबर 2 जब एडजस्टमेंट में ये कहा गया है कि लायबिलिटी गिवन अमाउंट से कम के लिए तय की गई है। नंबर 3 जब ये कहा गया है कि लायबिलिटी गिवन फंड से ज्यादा के लिए तय की गई है।
क्वेश्चन कई बार इस प्रकार भी आ सकता है कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ही नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन की एक लायबिलिटी अराइज हो गई है 3000 रुपीज की। तो इट इज सिंपली क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी, इट इज अ लॉस। तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 3000। एक तरफ ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाई जाएगी और एक तरफ ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। तो इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ आ सकता है। ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ भी हो सकता है व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज गिवन। बिल्कुल सेम है। अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ध्यान से समझा है तो ये भी आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5000 है, इन्वेस्टमेंट 20,000 से 18,000 की हो गई है। ये वाली बात एडजस्टमेंट में भी लिखी हो सकती थी, यानी कि अपनी वैल्यू से कम हो गई है। तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे जरा देखते हैं। नंबर 1 कि ये जो लॉस हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर देते हैं। 2000 से हम क्रेडिट कर देते और इन्वेस्टमेंट 18,000 की हो जाती। लेकिन व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज देयर, व्हाट फॉर दिस फंड इज देयर, कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्टर्ब करने की बजाय हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ये पैसा ले लेंगे। तो देयरफॉर एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट विद 5,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 2,000 क्यों? 20 से 18 हो गए हैं, 2,000 रुपीज लेस हो गए हैं, एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। बिल्कुल वैसा ही कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कोई एडजस्टमेंट अगर आती थी और हमें कुछ सरप्लस बच जाता था वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, तो हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से कि इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट होने के बाद हमारे पास 3,000 रुपये सरप्लस थे, तो वो 3,000 रुपीज हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 हो गई है, मीन 20 से 12 हो गई है, तो 8,000 रुपीज कम हो गए हैं। 8,000 रुपीज का लॉस। रिवैल्यूएशन कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के फंड के पास जाइए, तो वहां पर कितने पैसे पड़े हैं? सिर्फ 5,000 रुपीज। इट मीन्स दैट कि स्टिल ऐसे केस में अभी भी शॉर्टेज है 3,000 रुपीज की। तो बिल्कुल जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अभी हमने ट्रीटमेंट किया था, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो 5,000 से ही डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 से डेबिट होकर इन्वेस्टमेंट 8,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। दैट मीन कि पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी हमने ऐसा ही किया था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी बिल्कुल एक जैसा ही ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हो रही है, अगर वो फंड में से लेने के बाद कुछ सरप्लस बचता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाता है। लेकिन अगर फंड को पूरा यूटिलाइज करने के बाद भी और पैसे की जरूरत होती है तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हैं। और बाद में इन्वेस्टमेंट इस केस में 18,000 की बैलेंस शीट में शो होगी और इस केस में 12,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी 10% से एप्रिशिएट कर दीजिए या फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट कर दीजिए। ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, मशीनरी 84,000 रुपीज की बैलेंस शीट में शो हो रही है।
नीचे लिखा है कि मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5% इन द बुक्स। तो सबसे पहली चीज दिमाग में जो ये आनी है कि ये बढ़ानी है या कम करनी है। मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5%। अपनी बुक्स में हमने जो मशीनरी का अमाउंट लिखा हुआ है, हमें ये पता लगा कि ये 5% ज्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि हमें मशीनरी की वैल्यू कम करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि डायरेक्टली ये नहीं लिखा था कि डेप्रिशिएट करिए या बुक उसको डाउन कर दीजिए वैल्यू को, लिखा था ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है ऑलरेडी ज्यादा है, हमें कम करनी है। और एसेट को कम करने की जनरल एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और एसेट का अकाउंट क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी। दूसरी गलती बच्चे कहते हैं कि 84,000 का 5% निकालकर एंट्री कर देते हैं कि सर अभी तो आपने ये कहा कि मशीनरी ज्यादा से शो है और हमें कम करनी है, तो हमने एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी को कम करना एक लॉस है। मशीनरी जो कि डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट करने से हमने उसको कम कर दिया। लेकिन यहां पर अमाउंट की गलती हो रही है। हमने ये नहीं कहा है कि 84,000 का 5% लेस कीजिए, हमने कहा वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से 5% ज्यादा पर शो हो रही है। यानी कि लेट उस मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू एक्स थी, उसको हमने 5% ज्यादा यानी कि 105% पर प्रेजेंट कर दिया। तो दैट मीन कि मशीनरी अपनी वैल्यू के 105% पर शो हो रही है और 84,000 पे शो हो रही है। तो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू 84,000 इंटू 100 बाय 105 दैट इज 80,000 होगी। यानी कि 80,000 का 5% हम ज्यादा लगा चुके हैं। 80,000 का 5% 4,000 होता है, इसीलिए हम उसको 84,000 की शो कर रहे हैं। तो कम की भी कितनी करनी है? 4,000 से। 84,000 का 5% नहीं, 80,000 का जो उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू थी उसका 5%, यानी कि ये एंट्री 4,000 से होगी और नई बैलेंस शीट में मशीनरी अपनी एक्चुअल वैल्यू दैट इज 80,000 पे आ जाएगी। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए एक बार फिर से सुनिए। मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5% का मतलब है कि मशीनरी की वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से 5% ज्यादा पर बुक्स में दिखाई गई है। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हमें उन एसेट्स को अपने ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू पर दिखाना है। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी। अगर 5% ज्यादा पर दिखाई गई है तो दैट सिंपली मीन कि 105% पे दिखाई गई है। अगर मशीनरी की वैल्यू को हम 100 बाय 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट मशीन और उसकी हम फिर जर्नल एंट्री करेंगे। इसी तरीके से देखिए फर्नीचर के बारे में ये कहा गया है, फर्नीचर 18,800 का अपीयर हो रहा है और एडजस्टमेंट कहती हैं कि फर्नीचर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 6%। मीन्स कि हमारी बुक्स में फर्नीचर अपनी एक्चुअल वैल्यू से 94% पे दिखाया जा रहा है, 6% लेस। तो कितना हो गया? 94%। 94% ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू 18,800 है। यहां भी हमें फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए उसको 100 बाय 94 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड वी विल गेट 20,000। आप साथ के साथ इसको कंफर्म भी करके देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसका 6% निकालिए, कितना हो गया? 1200। अब 1200 लेस करके देखिए क्या 18,800 आता है? बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखें जब मशीनरी की बात हो रही थी तो 84,000 पे है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 80,000। तो 80,000 का 5% कैलकुलेट करके देखा 4,000। 80,000 प्लस 4,000 84,000। उसी समय आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो 20,000 करना है फर्नीचर को, यानी कि 1200 से बढ़ाना है।
तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि नई बैलेंस शीट में अब फर्नीचर अपनी एक्चुअल वैल्यू 20,000 पे आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि ये वाली टेक्निकलिटीज भी आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड बातें की, और अभी अभी हमने एनी एसेट फाउंड ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड उसकी डिस्कशन की। अब मैं एक और एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों से इसमें गलती हो जाती है। तो देखते हैं अगली एडजस्टमेंट कितने तरीके से आ सकती है, जरा ध्यान से इसको देखिए। इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए की है, आधी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ले जाते हैं, या वो कहता है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि 6,000 की है पार्टनर 8,000 में ले जाते हैं, या आधी इन्वेस्टमेंट जो कि 6,000 की है पार्टनर उससे कम वैल्यू पे ले जाते हैं 5,000 में, या पार्टनर भी ले जाते हैं और बची हुई को भी वो रिवैल्यूएशन कराना चाहता है। तो ये एडजस्टमेंट डिफरेंट टाइप से आती है। यहां सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, जरा अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए बच्चे, कि अगर इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले जाते हैं तो डेफिनेटली नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट जितनी बच गई हैं उतनी ही आएंगी। पार्टनर्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा? जरा अपने दिमाग पे जोर डालें और आंसर दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर ले गए तो क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी? इसका सही आंसर है कि पार्टनर्स के डेबिट में जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हो सकता है आपने भी ऐसा सोचा हो कि ये क्रेडिट में जाएगी। एक साइकोलॉजिकल एरर है कि जब हम पार्टनर्स को जनरल रिजर्व देते हैं, जब हम पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट देते हैं, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। आज हम पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं, माइंडेड इन्वेस्टमेंट दे नहीं रहे हैं, वो ड्राइंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैश, वो हमारी एक एसेट लेके जा रहे हैं। पार्टनर्स डेबिट होंगे, ये वाली बात याद रखनी है। पार्टनर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को भी क्रेडिट कर रहे हैं और पार्टनर्स को भी क्रेडिट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन तो कभी भी मैच भी नहीं होगा। अगर वो हमारी कोई एसेट ले जा रहे हैं तो लायबिलिटी टुवर्ड दैट कैपिटल, पार्टनर की जो हमें लायबिलिटी थी से ए को हमने 50,000 रुपये देने थे और वो हमारी 10,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया, तो अब हमारी वो लायबिलिटी कम होकर 40,000 की हो जाएगी। यानी कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है जो इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहे हैं। कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेके जाता है, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट आती है, तो मैं इसको एज एन एग्जांपल ट्रीट कर रहा हूं। तो एक एक करके इन सब के बारे में अब हम सीखना शुरू करते हैं। 12,000 की इन्वेस्टमेंट और ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखा हुआ 3:2 में शेयर करते थे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आधी इन्वेस्टमेंट दैट इज 6,000, ओल्ड रेशो जो कि हमने 3:2 मानी हुई है, ये ले जाते हैं तो 36 और 2400 मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट आएगा 3600 एंड 2400। क्रेडिट में नहीं, याद रखना है, क्रेडिट में नहीं, डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट जो कि एबीसी की बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ 6,000 की रह जाएंगी। पार्टनर आधी इन्वेस्टमेंट ले गए, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि पार्टनर आधी इन्वेस्टमेंट तो ले गए, लेकिन कितने की ले गए? 8,000 की। मेरी आधी इन्वेस्टमेंट थी कितने की?
6,000 की। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ, बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट आ गया 2,000 रुपीज का। तो एंट्री विल बी ए कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 8,000 से डेबिट होने के लिए तैयार हैं क्योंकि इन्होंने एग्री किया है कि ये इन्वेस्टमेंट ये 8,000 की ले लेंगे। तो 8,000 को हमने 3:2 की रेशो में बांटा। 2 इन्वेस्टमेंट्स 6,000 की चली गई और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 के प्रॉफिट हो गए। दैट मीन कि जिस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो उसके क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 के प्रॉफिट होंगे। आप कह सकते हैं इस एंट्री की पोस्टिंग के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। देखिए बेटे, ये प्रेजेंटेशन है, आप इसको 2 एंट्रियां भी बना सकते हैं। पहले आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, देन ए बी टू इन्वेस्टमेंट 8,000 की वो ले जाएं। इज इट ओके? तो इसके क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट 2,000 के, ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इन्वेस्टमेंट, ए के लिए 4,800 और बी के लिए 3,200, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 6,000 की बच जाएंगी। इज इट ओके? कि 6,000 वाली चीज पार्टनर्स 8,000 में ले गए। इसका उल्टा भी आ सकता है। इसी एडजस्टमेंट को हम इस तरीके से देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट 12,000 की है, आधी इन्वेस्टमेंट दैट इज 6,000 इन्वेस्टमेंट पार्टनर 5,000 में लेके जा रहे हैं। मींस यहां पर बिजनेस के लिए 1,000 रुपीज के लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस की 6,000 की इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स 5,000 रुपए में लेके जा रहे हैं। तो अपनी कॉमन सेंस से बताइए, ए और बी कितने से डेबिट होंगे? 5,000 से। तो 3:2 की अगर रेशो है तो कितने से डेबिट होंगे? 3,000 एंड 2,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होने जा रही हैं? 6,000 से। तो देयर इज अ गैप ऑफ 1,000 इन द डेबिट साइड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा इसके लिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इट इज अ लॉस। मेरी 6,000 रुपए वाली एसेट पार्टनर्स 5,000 रुपए में लेके जा रहे हैं, तो ये एक लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट 1,000 से नजर आएंगी। कैपिटल अकाउंट बनाते समय ए और बी के डेबिट में इन्वेस्टमेंट्स 3,000 और 2,000 से नजर आएंगी और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 6,000 की नजर आएंगे। इज इट ओके? 3 तरीके के क्वेश्चन हमने किए कि जिसमें पहले सिर्फ ये लिखा था कि ओल्ड पार्टनर आधी इन्वेस्टमेंट ले गए, उसमें रिवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं आया, इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, आधी तो ले जा रहे हैं लेकिन एट ए वैल्यू जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, उसको हमने ट्रीट किया। उसके बाद अभी हमने किया कि वो 6,000 वाली इन्वेस्टमेंट को 5,000 में ले जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस के लिए एक लॉस हो रहा है। इसी सिचुएशन को इसके फर्दर कई बार इस तरीके से भी कह देते हैं कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड एट 7,200। ये सब कुछ तो हुआ है कि ओल्ड पार्टनर आधी इन्वेस्टमेंट 5,000 की ले गए हैं। जितना मैंने ये किया है अभी ये तो हुआ है कि 5,000 में ले गए, लेकिन अब वो ये कहता है कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो कि 6,000 की थी वो 6,000 की नहीं, कितने की हो गई हैं? 7,200 की। दैट मीन 1,200 रुपए के प्रॉफिट हो गए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 1,200 रुपए के प्रॉफिट हो गए हैं। एंट्री हो रही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब क्योंकि इस केस में इन्वेस्टमेंट डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है, तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि इसको नेट 200 का क्रेडिट कर दीजिए। हालांकि 2 एंट्रियां आप अलग अलग भी करेंगे तो आई डोंट फील कि इसमें कोई हार्म है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ही आप इस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को ही क्रेडिट कर रहे हैं,
तो अल्टरनेटिवली आप नेट क्रेडिट 200 रुपीज का बाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इज इट ओके? आई होप कि ये कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट डेफिनेटली आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते समय हेल्प करेंगी, क्योंकि कई क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के साथ या इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्टमेंट आएंगी, कहीं पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एडजस्टमेंट आएंगी, कहीं पर इन्वेस्टमेंट ओल्ड पार्टनर लेंगे, इस तरीके की एडजस्टमेंट आएंगी। अब हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और रिकॉलिंग आपको करवाना चाहूंगा। गुडविल से रिलेटेड हम बातों को जरा रिकॉल कर लें। जहां अभी हमने रिवैल्यूएशन की हमने बातें की हैं, वहीं जरा गुडविल को भी रिकॉल कर लें। तो हमने गुडविल के कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि न्यू पार्टनर या तो गुडविल लाता है, या ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, या वो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल लाता है। लेकिन तीनों ही केसेस में हमने ये वाली बात आपके साथ पढ़ी थी कि जो भी गुडविल उसने लानी थी, चाहे वो लाया नहीं लाया या पार्ट लाया, ओल्ड पार्टनर्स को ये गुडविल जरूर मिलेगी। अगर वो लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, नहीं लाया तो न्यू पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर पार्ट लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट हो जाएगा और पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। लेकिन तीनों ही केस में ये गुडविल बांटनी कौन सी रेशो में थी? दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। साइलेंट क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो एक ही होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। तो आज हम जो क्वेश्चन गुडविल का देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल कर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा नया क्या आ गया जो मैं आज आपके साथ इसको दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। बट देखिए, क्वेश्चन है कि जेड आ रहा है, एक्स ने अपने शेयर का 1/5 उसको दिया है और जेड ने एक्स को गुडविल के 8,000 रुपए दिए हैं। हमने तो ये पढ़ा है कि जेड ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल देता है। तो यहां क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में सिर्फ ये क्यों लिखा हुआ है कि जेड ने एक्स को 8,000 रुपए दिए हैं, वाई को भी तो दिया होना चाहिए ना कुछ। ऐसे में कई बच्चे खुद ही ये वाली बात समझ लेते हैं और कह देते हैं कि शायद वाई ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया होगा, सर ने पढ़ाया है कि सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही गुडविल दी जाती है, तो शायद वाई ने 0 सैक्रिफाइस किया होगा, इसलिए जेड ने सिर्फ एक्स को गुडविल दी है। लेकिन बच्चे काउंट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वाई ने कोई सैक्रिफाइस किया है या नहीं। फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एक्स का सैक्रिफाइस, वाई का सैक्रिफाइस, एंड फॉर्मेट न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। एक्स, वाई और जेड की न्यू रेशो हमें निकालनी है। इनकी ओल्ड रेशो हमें मालूम है 5/8 एंड 3/8 है, और जेड 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। तो देखिए, एक्स ने अपने शेयर का 1/5 यानी कि 1/8 दिया, तो एक्स का सैक्रिफाइस 1/8 है, जिसके लिए जेड उसको 8,000 रुपीज दे रहा है। व्हाट अबाउट वाई? क्या वाई ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं बच्चे, इसको इंप्लाइड नहीं माना जा सकता। हमें यह मालूम है कि जो कुछ भी जेड को मिल रहा है वो एक्स और वाई ने मिलकर दिया है। तो जेड को टोटल मिल रहा है 1/10 और हमने अभी अभी निकाला एक्स ने दिया है 1/8। तो चेक करते हैं वाई का सैक्रिफाइस, दैट इज टोटल ऑफ जेड माइनस सैक्रिफाइस ऑफ एक्स। 1/10 माइनस 1/8 जब हमने करके देखा तो हमें पता लगा 4 - 5 -1/40 का सैक्रिफाइस, यानी कि माइनस सैक्रिफाइस मीन्स कि वाई इज ऑल्सो अ गेनर।
जेड के आने से वाई को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गई, क्योंकि जब मैं यहां पर एक्स की रेशियो निकालूंगा तो वो 4/8 आएगी, लेकिन जब मैं वाई की रेशियो निकालूंगा तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि उसकी रेशियो 16/40, 20/40 and 4/40, 20:16:4, that is 1:4 और 5। यानी कि पहले वो 5:3 की रेशियो में शेयर कर रहे थे, तो अब जेड को इंस्टेड ऑफ 3 शेयर अब 4 शेयर मिलने शुरू हो गए हैं। ही इज अ गेनर। तो जब वो गेनर है तो वो भी गुडविल देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यानी कि इस क्वेश्चन में होने वाली एंट्रीज क्या हैं, जहां एक तरफ ये कहा गया है कि जेड अगर गुडविल लाया है तो ये, और नहीं लाया है तो जेड्स, फिर ये एंट्री होगी नहीं अगर नहीं लाया है तो, और दूसरी एंट्री में अगर लाया है तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, और नहीं लाया तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट करके हमने 8,000 रुपये एक्स को दे दिए हैं। अब क्योंकि एक्स को सिर्फ 1/8 पार्ट के लिए ही गुडविल मिला है, सॉरी 1/10 पार्ट के लिए, जेड 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, जबकि उसने दिया तो कितना सेक्रीफाइस किया 1/8, तो अब उसको वाई से भी गुडविल लेना है। यानी कि एक एंट्री और होनी है, वाइज कैपिटल टू एक्स कैपिटल। लेकिन इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना है, 2 तरीके हैं इसको करने के। पहले मैं एक आसान तरीके से करवाता हूं कि देखिए, हमें मालूम है कि जो भी जेड देता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देता है। तो आज इस क्वेश्चन में इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई है, 5:-1। यानी कि अगर हम 8,000 को इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटें तो ए को 5/कितना 4 कैसे आया, देखिए जब आप 5:1 की रेशियो में बांटते हैं तो 5/6 एंड 1/6 करते हैं, यानी कि टोटल ऑफ 5 एंड 1, और यहां पे 5:-1 की रेशियो में बांटना है तो टोटल कितना हो गया 4, 5 एंड -1 का टोटल। तो x को टोटल 10,000 रुपये मिलने चाहिए और y को माइनस के 2,000 रुपये मिलने चाहिए, यानी कि y भी x को 2,000 रुपये देगा। ये जो एंट्री हम कर रहे हैं कि हमें एंट्री करनी है, तो y कितने पैसे देगा 2,000 रुपये। इसको करने का एक और तरीका भी है। हमने ये देखा कि जेड 8,000 रुपये दे रहा है और जेड आ कितने शेयर के लिए रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जेड 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। तो दैट मीन कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 80,000। तभी तो जेड अपना शेयर दे रहा है 1/10, तो टोटल गुडविल इस बिजनेस की कितनी है 80,000। और वाई का गेन कितना है, दैट इज -1/40। तो अगर हम इस टोटल गुडविल को वाई के गेन से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हम पता कर सकते हैं कि वाई को कितने पैसे देने हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक ही चीज याद रखें कि नया पार्टनर जो भी लाएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लाएगा, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय अगर वो माइनस किए तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये 4 हो गया, 5:-1, टोटल 5/4 एंड 1/4 हो गया। अगर ये ध्यान रखते हैं तो और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान अप्रोच है। प्रैक्टिस के लिए मुझे करके बताइए जरा, 3:-2 क्या रेशियो आएगी अगर गुडविल बांटनी है, तो 3/1 एंड -2/1। 1 कैसे आया, इन दोनों का टोटल 3 और -2 का। से न्यू पार्टनर 30,000 रुपये गुडविल ला रहा है, तो एंट्री जब होगी प्रीमियम डेबिट
30,000 और 2x कैपिटल 2y कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में हो गई है, तो ये अगर हम बांटते हैं 30,000 को 3/1 यानी कि 90,000 और 30,000 को माइनस का 2 यानी कि माइनस के 60,000। अब ऐसी एंट्री हम लिखा नहीं करते हैं बेटे कि जिसमें माइनस लिखा हो, तो जो माइनस में है वो डेबिट हो जाता है। तो नेट एंट्री विल बी प्रीमियम डेबिट 30,000, वाइज कैपिटल डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल 90,000। तो हमने एक टेक्निकल चीज सिखाने की कोशिश की यहां पर कि जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस माइनस आ जाता है तो उसका मतलब है कि उसने गेन किया है, और गुडविल का ट्रीटमेंट ये कहता है कि गेनर पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देगा। तो इस केस में जो भी न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा था वो अब क्योंकि एक पार्टनर को माइनस शेयर हो गया है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। तो दो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, न्यू पार्टनर प्लस गेनिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में होगा, और इस तरीके से गुडविल बांट दी जाएगी। तो ये थी कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की। सबसे पहले हमने आपके साथ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस की, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर ले जाते हैं उसकी डिस्कशन की, और अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किया कि अगर गुडविल बांटते समय अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाता है किसी पार्टनर का तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए आज फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारे कंसेप्ट हम आज रिकॉल कर पाएं, और अगर आप इन सब की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो अगले लेक्चर में हम आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाकर एडमिशन की सारी बातें खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन है कि जिसमें एक्स और वाई पार्टनर हैं, वो अपनी कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं। ये बड़ी नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा और आपको लगा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई है तो फंडामेंटल्स के हिसाब से आप सोचेंगे कि शायद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दे वर शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशियो एंड कैपिटल्स आर 50,000 एंड 25,000। दैट मीन दे वर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। बहुत बच्चे ऊपर क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि सीधा ध्यान जाता है 2:1, 3:2 ऐसा लिखा हुआ है तो ध्यान जाता है, लेकिन बहुत बार वो इस तरीके से लिख देता है और बच्चों से पढ़ने से ही रह जाता है। सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी बेटे, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूशंस गलत हो जाएंगे। तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जेड एंटर हो रहा है और न्यू रेशियो गिवन है 3:1। सिंपली मीन कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें निकालनी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले यही निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है हमने, न्यू रेशियो 3:1 की दी हुई है और ओल्ड रेशियो 2:1 की है। तो लेट अस सी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ए और बी की ओल्ड रेशियो 2/3 1/3 है और न्यू रेशियो 3/6 एंड 2/6 है। दैट मीन 1/6 और 0 है, यानी कि जो भी गुडविल आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ए को दी जाएगी, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:0 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:0 है, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, आज ही हमने डिस्कस किया है, अभी इसको ट्रीट करेंगे हम। प्रोविजन को चेंज करना है, कॉपीराइट्स की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%, इसको भी हमने करना है, और एक्रूड इंटरेस्ट। तो चलिए सारे स्टेप्स को दोबारा से रिकॉल करते हुए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ताकि आज तक जितना कुछ हमने डिस्कस किया है वो सारा
इन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की मदद से हमारे को रिकॉल हो जाए, क्योंकि जब तक इतना आप अच्छी तरीके से नहीं सीख लेंगे आगे बढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद कि सबसे पहला स्टेप था कि हमें स्केच ड्रॉ करने हैं। लीजिए ये है स्केच, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्योंकि 2 बैलेंस शीट में है, और एक नए बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है XYZ की, और वर्किंग नोट में कैश या बैंक का अकाउंट बनाना है। स्केच बनाने के बाद हम गिवन बैलेंस शीट से चेक करेंगे कि कितना कैपिटल बैलेंसेस हैं, 50 और 25। और एसेट साइड में अगर आप देखें कैश या बैंक का कोई बैलेंस ही नहीं दिया हुआ है। इवन देन मेरी एडवाइस है कि अकाउंट बनाना है, क्योंकि न्यू पार्टनर जो कैश लेके आएगा उसकी सेकंड साइड साइमल्टेनियसली करिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि चाहे बैलेंस शीट में नहीं भी था, इवन देन हमने उसका अकाउंट बनाना है। तो चलिए 50 और 25 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स के क्रेडिट में 50,000 और वाई के क्रेडिट में 25,000 पे लिख दिया जाएगा। ओके, अगला स्टेप था कि गिवन बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व यस हैं या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गुडविल हो तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए। तो ये 12,000 के हम ओल्ड पार्टनर को 2:1 की रेशो में बांट देंगे। तो ये क्रॉस होके क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। बाय रिजर्व फंड 8,000 और 4,000, दैट मीन 12,000 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 2:1 की रेशो में, 2/3 एंड 1/3। अगला स्टेप था कि हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करते हैं। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 है, जबकि लायबिलिटी में कुछ भी नहीं था। तो आज ही इसको ट्रीट करना सिखाया गया। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और ये नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी आ जाएगी 3,000 रुपए की। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 रुपीज। ओके, अगली रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है हमारी कि प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5% ऑफ डेटर। अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट में 50,000 के डेटर हैं, 3,500 रुपए का प्रोविजन है और नेट 46,500 के हैं। और एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है कि प्रोविजन 5% ऑफ डेटर। तो रिकॉल करें 5% ऑफ व्हाट? कभी भी 46,500 का नहीं करना है। डेटर 50,000 रुपए के हैं, 50,000 रुपीज के, उनके अगेंस्ट प्रोविजन बना हुआ है 3,500 का। यह कहता है कि हमें नई बैलेंस शीट में डेटर 50,000 के और प्रोविजन इसका 5% इंक्रीज करना है। फिर से टेक्निकलिटी देखिए बेटे, 2 तरीके के क्वेश्चन मैंने बताए थे कि 5% से इंक्रीज करना है या 5% रखना है। अगर ये लिखा होता टू बी केप्ट अप टू 5%, तो नई बैलेंस शीट में प्रोविजन 2,500 का हो जाता। दैट मीन कि 3,500 वाली लायबिलिटी 2,500 की हो जाती और 1,000 के प्रॉफिट हो जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इंक्रीज बाय 5%। मीन जो है वो तो है ही है, 5% और बढ़ा दीजिए। दैट मीन 2,500 रुपीज और बढ़ाकर प्रोविजन को टोटल कितना हो जाएगा? 3,500 का ऑलरेडी है और 2,500 का और बढ़ा दीजिए तो ये 6,000 का हो जाएगा। लेकिन हमारी एडजस्टमेंट कितने की हुई है? लॉसेस कितने के हुए हैं हमारे प्रोविजन के? 2,500 के। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500 से और बैलेंस शीट में अब ये प्रोविजन 6,000 का हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी पहले से 3,500 पड़े हुए थे और अब उसमें 2,500 रुपीज हमने रिवैल्यूएशन से लेके और जोड़ दिए हैं। तो टोटल प्रोविजन 6,000 रुपीज का हो गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए अगली एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। कॉपीराइट्स आर नाउ वैल्यूलेस। कॉपीराइट्स को खत्म कर दीजिए। कॉपीराइट्स जो कि 2,000 रुपए के थे,
अब इनको खत्म कर देना है। एक एसेट जिसको अब हमें यहां नहीं लिखना है, जीरो कर देना है। तो ये लॉस है कॉपीराइट 2000 रुपए के रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है जी, एसेट की वैल्यू का कम होना, ये जीरो हो रही है तो ये कम हो रही है। अगली एडजस्टमेंट है फर्नीचर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। फर्नीचर 25,000 का अपीयर हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, आज ही पढ़ाया था मैंने कि फर्नीचर 25,000 का अपीयर हो रहा है और हमें यह पता लगा कि यह फर्नीचर अपनी एक्चुअल वैल्यू से 25% ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि फर्नीचर की वैल्यू को कम करना है। कम कैसे होती है, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर करके। अब इसका 25% नहीं, मैंने क्या बताया था कि ये अपनी वैल्यू से 25% ज्यादा है। मीन कितने परसेंट पे प्रेजेंट हो रहा है, 125% पे। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 100 बाय 125 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट की एक्चुअल वैल्यू 20,000 की है। यानी कि फर्नीचर को 25,000 की जगह 20,000 करना है। तो कितना कम करना है, 5,000। तो चलिए इसका इफेक्ट पोस्ट करते हैं। फर्नीचर को कम करना है 5,000 से, तो फर्नीचर 20,000 का हो जाएगा और रिवैल्यूएशन में फर्नीचर का लॉस 5,000 का हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आपके? तो इस तरीके से फर्नीचर अब 5,000 रुपये कम हो गया और उसकी वैल्यू 20,000 रह गई। लास्ट एडजस्टमेंट अब इस क्वेश्चन की है कि एक्रूड इंटरेस्ट है 2650 का, उसको भी अकाउंट फॉर करना है। दैट मीन कि हमें एक एसेट नई बनानी है एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ये बन गई एक नई एसेट 2650 की। हमें कहा गया था कि 2650 की एक एसेट बनाई है, तो ये एक प्रॉफिट की बात हो गई बाय एक्रूड इंटरेस्ट 2650। इस तरीके से हमने अपना ये वाला स्टेप पूरा किया कि रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली। हमारा स्टेप 1 था कि हमें स्केच ड्रॉ करने थे। स्टेप 2 था कि हम कैपिटल्स के और कैश के बैलेंस उनके रेलिवेंट अकाउंट्स में लिखेंगे। स्टेप 3 था कि हम गिवन बैलेंस शीट को देखें, अगर उसमें कोई जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको बांट दें। स्टेप 4 था कि रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट हम कर लें। हमने वो सारी एडजस्टमेंट कर ली है। तो क्या अब नए पार्टनर को हम एंटर कर लें? नो, अभी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को बांटने हैं। तो देखते हैं बेटे, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है 2650। दैट मीन 9850 के लॉसेस आ रहे हैं। 9850 किस किस में बांटा जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा बाय लॉसेस एक्स और वाई में बांटे जाएंगे, और 2:1 की जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1 में बांटे जाएंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे टोटल 9850 के लॉसेस हैं, जिसका 2/3 और 1/3 मैं निकालता हूं। इसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए। जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन करें, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसको टोटल करके जरूर देख लें, ताकि अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती हुई होगी तो हमें वहीं पता लग जाएगी। तो अब x को 6567 एंड y को 3283 के लॉसेस दे दिए जाएंगे। टोटल ये हो गया। तो इसकी सेकंड साइड कहां आएगी? x और y के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉसेस 6567 और 3283। अब इट इज ऑल सेट कि नया पार्टनर इस बिजनेस में एडमिट हो सकता है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो गुडविल ला रहा है या नहीं।
तो लेट्स चेक इट कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि जेड ब्रिंग 42,000 आउट ऑफ विच 12,000 इज फॉर गुडविल। बड़े ध्यान से वर्ड्स को पढ़िए, देखिए कैसे कैसे गलतियां होती हैं। अगर ये लिखा होता जेड ब्रिंग 42,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल, तो वो टोटल 54,000 लाता। लेकिन बड़ा ही क्लेवरली क्वेश्चन में किस तरीके से कर दिया गया है कि टोटल 42,000 लाया है, जिसमें 12,000 गुडविल के हैं। तो कैपिटल के कितने पैसे वो लेके आया है? 30,000 रुपीज। तो इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, इसको देखते हैं। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, दैट इज वाई मैंने कैश अकाउंट आपसे बनवाया है, टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000 एंड 12,000, टोटल 42,000 लाया है। टोटल 42,000 लाया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। जेड ब्रिंग 42,000 आउट ऑफ विच 12,000 इज फॉर गुडविल। बड़े ही ध्यान से पढ़ने वाली बात है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे, ही ब्रिंग 42,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल। बड़े ध्यान से ये वाली बात समझने वाली है कि वो टोटल 42,000 लाया है। और जैसा कि हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी, जिसमें जो हमारे वाई पार्टनर हैं, सॉरी वाई पार्टनर की सेक्रीफाइस 0 आई थी। तो सारी की सारी गुडविल किसको मिल जाएगी अगली एंट्री में? एक्स को, क्योंकि वाई ने कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया है। ये 12,000 के 12,000 हम एक्स को दे देंगे। बस इन दो जनरल एंट्रीज को पोस्ट करते ही हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन क्लोज होने की स्टेज पे पहुंच जाएगा और वो ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। तो लेट अस चेक इन एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले कैश के डेबिट में जेड और प्रीमियम के नाम से 42,000 रुपीज आ जाएंगे। तो कैश के डेबिट में 2 जेड्स कैपिटल 2 प्रीमियम 30,000 और 12,000 रुपये। इनकी सेकंड साइड बाय कैश के नाम से जेड के कैपिटल अकाउंट में 30,000 और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से एक्स के अकाउंट में 12,000। अब यहां पे सिर्फ एक्स के अकाउंट में क्यों आई है, फिर से क्लियर कर लें, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स ने किया है। नॉर्मल क्वेश्चंस में एक्स और वाई के उस पर आती है। इज इट ओके? बस बच्चे, अब हम क्लोजिंग स्टेज में हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो सारी चीजों को हमने अटेंड कर लिया है, हम सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। अब हमें क्लोज करने से पहले चेक करना है कि गिवन बैलेंस शीट में जो जो अनअटेंडेड आइटम हैं उनको एज इट इज नई बैलेंस शीट में ले आए। तो अकॉर्डिंगली क्रेडिटर 25,000 के और बीपी 10,000 के अभी लाइबिलिटी में अनअटेंडेड हैं। तो अकॉर्डिंगली क्रेडिटर 25,000 एंड बीपी 10,000 के लाइबिलिटी में आ गए। एसेट साइड को अगर हम देखें तो एसेट साइड में हमारी दो चीजें अनअटेंडेड हैं, एक है इन्वेंट्री और एक है मशीनरी। तो इनको भी हम एज इट इज नई बैलेंस शीट में ले आते हैं, इन्वेंट्रीज एंड मशीनरी। इन्वेंट्रीज हैं 19,500 की और मशीनरी है 29,000 की। अब कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट का बैलेंस लिखते ही बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम कैश का बैलेंस निकालते हैं, तो ये 42,000 रुपीज का आ रहा है। इसको एसेट साइड में लिखा जाएगा 42,000 और कैपिटल्स के बैलेंस निकालने के बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा और ये बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच होनी चाहिए। तो चलिए इनके बैलेंस भी निकाल के मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। इनकी क्रेडिट साइड का बैलेंस है 70,000, 29,000 एंड 30,000। तो 70,000, 29,000 एंड 30,000। तो बैलेंस सीडी 70 में से इसको लेस करते हुए 63,433 एक ही है।
25,717 Y की है और Z की 30,000 है। अब अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो ये ऑटोमेटिकली हमारा मैच मिलना चाहिए, जो प्रूफ होगा कि हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ ठीक है। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। 1,84,150 लीजिए। दैट मीन कि ये हमारा अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सारे स्टेप्स को रिकॉल करें कि सबसे पहले हमने स्केच ड्रॉ किए, देन कैपिटल और कैश के बैलेंसेस लिखे, देन गिवन बैलेंस शीट में जो भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल अगर अपीयर हो रहा था तो उसको क्रॉस करके कैंसिल कर दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को बांटे गए उनकी ओल्ड रेशियो में। उसके बाद इट इज ऑल सेट कि न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाए। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आया वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटनी है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है। आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, सो एज की अगली क्लास में हम इसके साथ कैपिटल एडजस्टमेंट जोड़कर, जो कि सिर्फ एक छोटा सा स्टेप और है, हम एडमिशन के चैप्टर को अच्छी तरीके से ओवर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।